हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन एल की कोचिंग क्लासेस। गाइस, आज आपके लिए हम इंग्लिश में एक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट। और बच्चों की अक्सर डिमांड भी होती है कि सर ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएं जिनके हिंदी के अंत में ये कुछ शब्द आते हैं, जैसा कि बोर्ड पर आप देख भी रहे हैं, इनकी मैं इशारा कर रहा हूँ। ये शब्द अगर हिंदी में वाक्यों के अंत में आते हैं तो गाइस इनको बनाना बड़ा आसान होता है और ये काफ़ी मददगार भी साबित होते हैं अंग्रेजी स्पीकिंग के लिए। तो इंग्लिश स्पीकिंग को बड़े ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज की जो वीडियो है हमारी गाइस वो है इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड और इसका जो कंसेप्ट है वो है ट्रांसलेशन। कैसे ट्रांसलेशन करें, ये दुविधा बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में रहती है। तो चलिए गाइस, इसमें जो हमारा फर्स्ट है ये उन शब्दों के साथ में है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ना, ओ, ए, ये अगर ये शब्द आते हैं गाइस तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, जो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पर राइट कर रखा है। तो देख लीजिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेसिक फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो इसको हमने हिंदी में भी राइट कर रखा है। यहां आओ, कुछ वाक्य है आपके सामने, यहां आओ, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरीके से किया जाना है, कम हियर। कम कौन सी अवस्था है, B1, यानी कि बेसिक फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। हियर मतलब यहां। तो कम हियर, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपने वाक्यों में यूज करते हैं। हिंदी में भी बात करें तो हिंदी में भी बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, यहां आओ, खड़े हो जाओ, वहां जाओ, ये खाओ, वो खाओ। इस तरह के बहुत सारे वाक्यों का हम प्रयोग अपने वाक्यों में करते हैं। तो गाइस, तो इनके लिए हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। अभी हमने बताया स्ट्रक्चर आपको, बेसिक फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए, स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ, स्टैंड बेसिक फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। दूसरा, कम हियर, यहां आओ। तीसरा, ये खाओ, ईट इट। इस तरीके से हम बहुत सारे वाक्यों को इन शब्दों के आधार पर बना सकते हैं जिनके अंत में ये शब्द आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जिसमें हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो गाइस आप अच्छे से देख रहे होंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। दूसरा, अपनी कॉपी पेंसिल पर कुछ वाक्य ऐसे सोचेंगे और उनको ट्रांसलेट करने का भी प्रयास करेंगे। मत, ना, ओ, ए, ये अगर ये शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं तो उनको भी बनाना बड़ा आसान होता है गाइस। इसके लिए हमने स्ट्रक्चर दिया है डोंट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डोंट क्या है, दिमाग में ये विचार आ रहा होगा ये डोंट क्या है। तो गाइस, ये डोंट जो है एक कंटेक्शन फॉर्म है। और ये कंटेक्शन फॉर्म क्या होती है, इस कंटेक्शन फॉर्म में क्या किया जाता है, ये कंटेक्शन फॉर्म बहुत ज्यादा स्पीकिंग में यूज की जाती है। हमारे जितने भी इंग्लिश मैन हैं इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसी वजह से इंडियंस जो हैं अंग्रेजी वाक्यों को नहीं समझ पाते हैं और वो बहुत ही फ्लुएंट तरीके से अंग्रेजी को बोल देते हैं और उनके वाक्यों को पकड़ नहीं पाते हैं। तो गाइज, इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो आपके लिए जल्दी ही रिलीज करने वाला हूं। आप हमारी वीडियोस को देखते रहें और बार बार देखें, जिससे कि प्रत्येक कंसेप्ट आपको बारीकी से समझ में आ जाए। तो चलिए गाइस, अगला पॉइंट है इसमें B1 यानी कि बेसिक फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। इन तीन शब्दों के आधार पर हम अपने वाक्य को कंप्लीट करेंगे जिनके हिंदी वाक्यों में ये शब्द आते हैं। इसके लिए हमने सेंटेंस भी दिया है गाइस, मत खेलो, मत खेलो। इसको इंग्लिश में बनाया है डोंट प्ले। इसी तरीके से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मत जाओ, डोंट गो। मत आओ, डोंट कम। मत खाओ, डोंट ईट। मत रहो, डोंट लिव। इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आप आसानी से इन स्ट्रक्चर्स के आधार पर बना सकते हैं। दीज आर मोर बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स और ऑल एजेस पर्संस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ने तो। अगर गाइस ये हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं तो इनको बनाना भी बड़ा आसान होता है। इसके लिए स्ट्रक्चर दिया है हमने, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के आधार पर इस तरीके से ये जो शब्द आते हैं
तो फिर उनको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस उनको हम समझ लेते हैं। जैसे उन्हें फल खाने दो, लेट देम ईट द फ्रूट्स, अर्थात उन्हें फल खाने दो, उन्हें पढ़ने दो, लेट देम स्टडी, उन्हें जाने दो, लेट देम गो, उन्हें आने दो, लेट देम कम। इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स के आप सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स के आधार पर जो हमने बोर्ड पर राइट कर रखे हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में लिया है हमने है हूं शब्द। अब है हूं शब्द जब हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं तो इनको हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, ये क्वेश्चन बहुत सारे हमारे दिमाग में आते हैं। तो गाइज इनको ट्रांसलेट करना भी बड़ा आसान होता है। इसके लिए हमने स्ट्रक्चर लिया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपकी समझ में आ ही रहा होगा। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, अगर इनके लिए नहीं जानते तो इसके लिए हमारी जो पहली वाली वीडियोस हैं उनको देखना ना भूलें। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, जिससे कि आगामी वीडियोस भी हमारी आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो चलिए गाइज हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर इनसे रिलेटेड वाक्यों को बना लेते हैं। तो हमने इसके लिए एक एग्जांपल यहां पर ले रखा है जिसमें लिखा है वह मेरा कजिन है, ही इज माई कजिन। जी हां, ही इज माई कजिन। इट्स वेरी सिंपल। अब ऐसे बहुत सारे वाक्यों का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अर्थात एक इंसान को जो पूर्ण बनाने का कार्य करता है वो अभ्यास ही है। तो अभ्यास हमें बार बार करते रहना है। अभ्यास करने से ही हमें एक दिन अंग्रेजी बोलना बड़े ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे वे मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस का हम प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। तो चलिए गाइज हम पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में हमने यहां पर कुछ शब्दों को लिया है जिसमें था, थे, थी आदि शब्द अगर हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं तो उनको भी अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से बहुत सारे वाक्य हमारे दिमाग में आते हैं, जिनमें से एक मैंने यहां पर ले भी रखा है, राम बहुत दयालु थे, अर्थात राम वॉज वेरी काइंड। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि सर राम तो एक है लेकिन यहां पर थे लगा रखा है। हमने इसको इसलिए लिया है क्योंकि राम जो है एक रेस्पेक्टेड पर्सन थे और कभी भी रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए था शब्द यूज नहीं करते हैं, थे वर्ड ही यूज करते हैं। तो इसलिए गाइस इसको इसी तरह से बनाना है, राम वॉज वेरी काइंड। चलिए गाइस यहां पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि दे वर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त थे, वह एक विद्यार्थी था, ही वॉज अ स्टूडेंट। ऐसे विभिन्न प्रकार के वाक्यों को आप गाइस यहां पर ले सकते हैं, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखें, अगर आपको कुछ और ऐसे वाक्यों को लेकर समस्या आ रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।